हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठौर आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। हम 10वीं कक्षा की दूसरी कहानी बूढ़ी काकी इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि लेखक ने वृद्धावस्था और बचपन की तुलना करके दोनों की स्थिति बताई। उसके बाद परिवार वाले किस प्रकार बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार करते थे, किस प्रकार बुद्धिराम ने बड़े लंबे चौड़े वादे करके बूढ़ी काकी की संपत्ति को हथिया लिया है, और बच्चे किस प्रकार उस बुढ़िया के साथ व्यवहार करते हैं। और ये भी देखा कि बूढ़ी काकी के साथ बुद्धिराम की जो छोटी बच्ची है लाडली, उसका प्रेम भरा व्यवहार है। वो भी अपने भाइयों से बचने के लिए बूढ़ी काकी की शरण में बार बार चली जाती है। लेकिन ऐसे वृद्ध जो परिवार में होते हैं, उसकी सबसे दयनीय स्थिति तब होती है जब घर में कोई प्रसंग, कोई अवसर होता है, जब सब लोगों को बुलाया जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग, उसका वर्णन लेखक अब आगे करता है। कहानी के चौथे पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी किताब नोट्स पेन लेकर इस वीडियो को देख बैठे होंगे। तो लेखक अब आगे बताते हैं कि रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। अब जब प्रसंग, कोई शुभ प्रसंग घर में होता है, तो पास पड़ोस वाले, मतलब जो अपनी जाति बिरादरी के लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। मेहमान आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रसंगों में सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। वहाँ भाग दौड़ मचा देते हैं, खेलते कूदते हैं। ऐसी स्थिति में घर पर शहनाई बज रही थी। बच्चों का झुंड, झुंड मतलब टोली, बच्चों की मंडली, तो झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से, तो विस्मयपूर्ण का मतलब होता है आशा भरी नजर। आशा भरे, आश्चर्य से भरे, दूसरा शब्द है आश्चर्य से। आश्चर्य भरे नेत्रों से, मतलब आँखों से, आँखों में आश्चर्य है और आश्चर्य के साथ वह गानों का रसास्वाद ले रहे हैं। रसास्वाद लेना मतलब आनंद लेना। तो जो औरत ये गाना गा रही है, उसका रसास्वाद, बच्चे गाना सुनकर, औरतों के गीत सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। अब प्रसंग क्या है? परिस्थिति, मतलब प्रसंग के पहले एक वातावरण बनता है। लेखक ने बताया कि शहनाई बज रही है, बच्चे विस्मयपूर्ण नेत्रों से, औरतें जो गाना गा रही थी उसका आनंद उठा रहे हैं। मेहमान मंडली और जात बिरादरी वाले लोग आंगन में उपस्थित है। तो प्रसंग क्या है? आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। तिलक आना मतलब सगाई, जिसे हम चांदलो गुजराती में कहते हैं, ठीक वही है। तिलक आया है और तिलक के उत्साह में, उस प्रसंग में सब आमंत्रित किए गए। यह इसी का उत्सव है, यही प्रसंग है सुखराम के तिलक का। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अब जब प्रसंग होता है तो घर के जो मुख्य व्यक्ति हैं,
उस पर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। मेहमानों का आगता स्वागत करना, उनके लिए व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, तो ये सारी जिम्मेदारियां सिर पर चढ़ी हुई होती हैं। तो रूपा, एक और स्त्रियाँ गाना गा रही है। रूपा मेहमानों की आगता स्वागत में व्यस्त है, भोजन का प्रबंध करवा रही है। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़े थे, भट्ठियाँ मतलब चूल्हे, चूल्हों पर कड़ाह, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो चढ़ी है। एक में पुड़िया और कचौड़ियाँ निकल रही थी। अब देखिए अलग अलग प्रसंग है, इसलिए अलग अलग तरह की आइटमें बन रही हैं। पुड़िया और कचौड़ियाँ निकल रही हैं। एक बड़े पतीले में, बड़ा पतीला तपेलू, उसमें मसालेदार सब्जियाँ पक रही हैं। और जाहिर है कि प्रसंगों में तरह तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है रसोइयों के द्वारा, इसलिए उसकी जो सुवास है वह दूर दूर तक फैलती है। तो मसालेदार सब्जी पक रही है, घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। और खानों का जो स्वाद है, उसकी सुवास है, वह जब चारों ओर फैलती है तो मुंह में पानी आने लगता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई है। देखिए, जिससे बड़े अभावों में जीना पड़ता है, ठीक से खाना नहीं मिलता और बहुत दिनों के बाद ऐसी सुवास, खाने की सुगंध जब पास में आती है, मतलब अपनी जो घ्राणेंद्रिय है उससे वह उसका रसास्वाद लेती है। वह अपनी कोठरी में बैठी है। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही है। हम भी बाज़ार में जाते हैं और बहुत सारी होटलों से, लारियों से तरह तरह के खाद्य पदार्थों की जो सुवास है वह हमारे नाक तक आती है तो मुंह में पानी आता है। बूढ़ी काकी को भी यह सुवास बेचैन कर रही है। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। अब जब खाना और दिनों से कुछ अलग तरह का बना हो तो भूख भी बढ़ती है और इंतज़ारी भी बढ़ती है कि कब लेकर आए। तो सोचती है कि शाम ढल गई है, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर अब तक नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। जैसे जैसे इंतज़ारी बढ़ती है, मुंह में पानी ज़्यादा आता है, वैसे वैसे उस और हमारा मन चला जाता है। और ये तो बच्चों जैसी मनस्थिति है। कल लेखक ने हमने स्पष्ट किया था कि बच्चों जैसी स्थिति में जिजीविषा होती है कि मैं कब वहाँ पहुँच जाऊँ। बूढ़ी काकी भी यह सोचती है कि मेहमानों ने, मतलब सब लोगों ने भोजन कर लिया होगा। यह सोचकर उन्हें रोना आया कि सबने भोजन कर लिया होगा, अब तक मेरे लिए कोई लेकर नहीं आया। तो आँखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन आज अगर सबके सामने, मतलब सब लोग आए हुए हैं मेहमान वगैरह, और उनके सामने या उनकी उपस्थिति में वह रोएगी तो अपशुकन होगा। घर में शुभ प्रसंग है तो अपशुकन के डर से वह रोती नहीं है। अब देखिए, जब बार बार मन हमारा जो खाने की चीज़ें बन रही है वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी एक तस्वीर हमारे काल्पनिक मन में पैदा होती है। बूढ़ी काकी के मन में भी, उनकी कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। तरह तरह की पूड़ियाँ या तरह तरह की भोजन की आइटमें जो बनी थी, उस पर उसका मन चला जाता है। उसके मन के चित्र में पूड़ियाँ नाचने लगी। कैसा चित्र पूड़ियों का वापस कर आता है, ये सवाल भी आ सकता है कि कैसे ही बूढ़ी काकी की कल्पना में कैसी पूड़ियों का चित्र उपस्थित होता है। तो खूब लाल लाल, फुली फुली और नरम नरम होगी, मुलायम पूड़ियाँ लाल लाल और फुली हुई, जो सरलता से हम उतार सके, खा सकें। तो ऐसी पूड़ियों का चित्र
साथ में कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही हो। कचौड़ियों में जो मसाले डाले जाते हैं उसके साथ साथ अजवाइन मतलब अजमो जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ इलायची, और आप जानते हैं कचौड़ियों में जो गलियारी वह भी डालते हैं, तो उस सब की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखो। और हम लोगों को मालूम है कि जब भी ऐसे हमारे गली मोहल्लों में अब तो बाड़ियाँ हो गई हैं, मतलब हम लोग पार्क में जाकर शादी मनाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो कुछ लोग 5-10 लोग का झुंड होगा जो जब जो भी आइटम बनती हैं, जो चीज़ पकती है उसका टेस्ट करते और उसमें क्या मिलाना है, क्या सही है, यह तय करके फिर उसका रिपोर्ट देते कि भाई ये चीज़ ऐसी है, उसमें ये करना है, वो करना है। बुढ़िका की भी मन में सोचती कि अगर एक पूड़ी मिलती तो चख कर देखती कैसी बनी, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। शायद सब लोगों ने भोजन कर दिया है, इन सारे कामकाजों में व्यस्त घर वाले मुझे भोजन देना भूल भी गए हो, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि कड़ाह के सामने ही जाकर बैठ जाओ। यह सोचकर, यह निर्णय करके बुढ़िका की अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। लेखक ने पहले भी कहा कि उसके हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, इसलिए अकड़ू रूप से, अकड़ू बैठकर हाथों के बल मतलब बैठे बैठे चलती। ये अकड़ू का मतलब होता है गुजराती में जिसे हम कहते हैं टूटियू वाली निवेश, उसका अर्थ होता है अकड़ू का घुटने भर कर बैठने की स्थिति। इस अवस्था में वो बैठी है और हाथों के बल सरकती हुई, मतलब दोनों हाथ के बल लगाकर, जमीन पर बल लगाकर चलती है और सरकती हुई चौखट से उतरी, मतलब उसकी कोठरी के दरवाजे से होकर धीरे धीरे रेंगती हुई, रेंगना मतलब मानो घिसटती हुई, उस स्थिति में वह कड़ाह के पास आकर बैठ जाती है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। इस स्थिति में बड़ी धैर्य के साथ वो वहाँ जाकर बैठते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कुत्तों की स्थिति देखते हैं कि हम खाने बैठे हो और सामने कुत्ता दूर से आता हो तो धीरे धीरे आता है, दो पैर पीछे हटता है, आगे बढ़ता है, आता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े धैर्य के साथ भूखे कुत्ते की साथ उसकी धीरज की तुलना की है करने। तो देखिए ये भूख क्या है, भूख भरी स्थिति क्या है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए बुढ़िका की भी यही मनस्थिति है। और वैसे भी वो वृद्धा, समय पर लोग घर वाले उसको ठीक से खाना नहीं देते, इसलिए और उसमें भी आज तरह तरह की सुवास उसको विचलित कर रही है, इसलिए बिल्कुल कड़ाह के सामने आकर बैठ जाती है। आगे हम कहानी का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।